नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है वैसे ही आप अपनी मेहनत को बढ़ाते चलिए और निश्चित सफलता प्राप्त करिए। आज मैं आपके बीच चर्चा करने आया हूं असिस्टेंट लोको पायलट के 23वें सेट के प्रश्नों के बारे में, जहां आपके बीच 75 क्वेश्चंस पर मैं डिस्कस करूंगा, विशेषकर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रश्नों पर। आइए देखते हैं आज का मेरा पहला प्रश्न आपके बीच क्या है। पहला प्रश्न, और ये सभी क्वेश्चंस एलपी के असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है, जो आपकी परीक्षा में बहुत मददगार साबित होने वाली है। साथियों, पहला कह रहा है निम्न में कौन सा ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से ईएमएफ की उत्पत्ति नहीं होती है। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात हम जान लें, ईएमएफ क्या है। ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका काम क्या है? यही रिस्पॉन्सिबल होती है क्या करने में? यह रिस्पॉन्सिबल होती है, ध्यान रखिएगा, हमारे करंट को किसी भी चालक तार से, किससे साथियों? किसी भी चालक तार से प्रवाहित करवाने के लिए, करंट को फॉलो कराने के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें कोई शक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल नया टेस्ट है विद्यार्थी जी। सेशन 2 असिस्टेंट लोको पायलट सेशन 2 प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर मिलेगा। वो टेस्ट है, ये पुराने 20 टेस्ट के अलावे है और इसमें क्वेश्चंस भी अलग है। आइए ध्यान देते हैं। रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से हम बिल्कुल ईएमएफ उत्पन्न कर सकते हैं। आपके सेल में ऐसा होता है, बैटरी में ऐसा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के माध्यम से हम तो जनरेटर वगैरह में करते ही हैं, तो इसके माध्यम से कर ही सकते हैं। हीटिंग जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल, जो थर्मोकपल होता है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो केमिकली कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कर सकते हैं, दो धातुओं के गर्म जंक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते? तो धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ कर, तांबा का 2 मेटल ले लीजिए और दोनों मेटल को आपस में ऐसे ऐसे रगड़ते रहेंगे, तो क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाएगी? क्या उससे ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा? एकदम नहीं होगा, याद रखना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। यह ध्यान रखना साथियों, ठीक है। नहीं कह रहा है तो नहीं किससे होगा? सी से होगा। यह थर्मोकपल है, इसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, समझ गए? सीबैक इफेक्ट यही है, और फिर यहां से कतई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, SWG का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होता है इसका पूरा नाम? स्टैंडर्ड वायर गेज होता है दोस्तों। और जानते हैं इसके माध्यम से तार का व्यास मापा जाता है, यानी मोटाई मापने का काम करते हैं हम। मेटल सीट का ध्यान रखिएगा, मेटल सीट की मोटाई भी हम इसके माध्यम से क्या करते हैं? मापते हैं। ये भी हमारा काम होता है। बाकी आपका आंसर तो आपको मिल गया स्टैंडर्ड वायर गेज, लेकिन इसमें 0 से लेकर 36 तक का नंबर होता है। और आपको मैं बता दूं, SWG नंबर मेरा जितना ज्यादा होगा उतना हमारी तार क्या होगी? पतली होगी। तार जितनी पतली होगी, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा और करंट उतनी कम होगी। क्या होगी? करंट उतनी कम होगी। ठीक है, उसके बाद साथियों, SWG नंबर जितना कम होगा, तार उतनी मोटी होगी। तार जितनी मोटी होगी, रेजिस्टेंस उतना कम होगा, करंट उतनी अधिक होगी। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, 24 SWG और 8 SWG में कौन मोटा है? तो 8 वाला मोटा है, 24 वाला पतला है। करंट किस में ज्यादा जाएगा? तो मेरा करंट साहब 8 वाले में ज्यादा जाएगा। 24 वाले में मेरी करंट क्या होगी? तो कम होगी। ये ध्यान रखिएगा, 24 वाले में करंट कम होगी।
और ये तो हम लोग भारत में यूज कर रहे हैं। कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है AWG, तो AWG होता है साथियों अमेरिकन वायर गेज, ठीक है। लेकिन SWG और AWG दोनों मिलीमीटर में ही हमारे व्यास को मापता है। कैसे मापता है? दोनों मिलीमीटर में ही व्यास को मापता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा कौन सा पदार्थ बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है? तो साथियों हमारे पास सिल्वर है, तो आप जानते हैं 1 नंबर पर मेरा कौन सा है? सिल्वर है। 2 नंबर पर मेरा कॉपर है, 3 पर मेरा गोल्ड है और चौथे पर मेरा एल्यूमिनियम है। सिल्वर और गोल्ड कॉस्टली होता है। क्या होता है? कॉस्टली होता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से हम लोग बचते हैं। ज्यादा प्रयोग प्रैक्टिकली किसका करते हैं? तो कॉपर और एल्यूमिनियम का हम लोग ज्यादातर प्रयोग करते हैं। बट हमारी सबसे अच्छी चालकता किसमें है? सबसे अच्छा चालक कौन सा है? आपका सिल्वर है, इसमें कोई शक नहीं है। और अच्छे चालक का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। वहां रो का मान भी क्या होना चाहिए? ना के बराबर, मिनिमम होनी चाहिए, है ना। ये सारी उसकी विशेषताएं हैं साथियों, ध्यान रखना। उसकी कंडक्टेंस की बात करें, जी क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। आर अगर 0 है तो बहुत ही अच्छा है। ये सब एक बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल रामदयाल साहब जी आपने सही कहा है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम के रिस्पेक्ट में हुआ करती है। कितनी? -8 ओम के रिस्पेक्ट में हुआ करती है। ये मामला है साथियों, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्लास बी इंसुलेशन। तो सब लोगों को मैंने पिछले दिन भी इस तरह का प्रश्न टकराया था। मैंने बताया था YAEBF, तब क्या होगा? H, तब होगा C। ऐसा हमारा होता है YAEBFHC। Y कितना जी? 90 डिग्री। A कितना? 105 डिग्री। E कितना? जल्दी बताइए। E कितना? 120 डिग्री, ठीक है। बी कितना? 130 डिग्री। एफ कितना? 155 डिग्री सेल्सियस। एच कितना? 180 डिग्री सेल्सियस। सी 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को सहने के लिए सक्षम होता है। तो इतने अलग अलग ग्रुपों में, इतने अलग अलग वर्गों में हमने क्या किया है? बांटने का काम किया है अपने इंसुलेटिंग मटेरियल को, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो 180 से अधिक हो गया तो नेचुरल सी बात है 220 कहना, ठीक है कि नहीं। तो नॉर्मली इसको 180 से अधिक भी बोल दिया जाता है, या 220 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, ये सब भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो एक लाइन में अगर पूछा जाए तो 180 से ऊपर आपका क्या हो जाएगा? क्लास सी में चलाएगा। तो हमारा जवाब क्या है? क्लास बी। तो क्लास बी के लिए कितना टेम्परेचर? 130 डिग्री सेल्सियस, बस इतना ही सह सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है रियोस्टेट में जो सामग्री यूज होती है। तो आप जानते हैं रियोस्टेट हमारा क्या है? एक वेरिएबल रजिस्टर है। क्या है साथियों? यह वेरिएबल रजिस्टर है हमारा रियोस्टेट, ठीक है। इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कांस्टेंटन का प्रयोग करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं जी नौजवानों? हम लोग इसके लिए कांस्टेंटन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी हमारी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होती है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए जो मटेरियल यूज किया जाएगा, खास करके वह क्या होगा? मैग्नीन होगा, कांस्टेंटन होगा, या विशेष स्थिति में आपकी यूरेका होगा। ये सब मटेरियल्स का हम स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमारी क्या होगी यहाँ पर? कांस्टेंटन। नाइक्रोम जो है इसका भी रेजिस्टेंस उच्च होता है, लेकिन यह किसके लिए ज्यादा बेस्ट है? यह हीटिंग एलिमेंट के रूप में क्या है सरकार? ज्यादा बेस्ट है। हीटिंग एलिमेंट के रूप में यह काफी ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, समझ गए। और टंगस्टन का भी रेजिस्टेंस उच्च होता है, लेकिन यह फिलामेंट के लिए, किसके लिए? फिलामेंट के लिए। आप प्लेटिनम इरिडियम जो है ना, यह आपका थर्मो कपल कहिए या थर्मोस्टेट के रूप में इस सब का यूज होता है। ये ध्यान रखेंगे, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब जी।
कह रहा प्रेरक में तात्कालिक शक्ति किसके अनुपाती होती है? इंडक्टर में जो इंस्टेंटेनियस पावर है, ठीक है, वह किसके समानुपाती होती है? तो बहुत अच्छा है साहब जी प्रश्न। आप पावर बराबर क्या लिखते हैं? एल डी आई बटे डी टी। तो यहां से समझ में आ गया, ठीक है ना? हमारा क्या हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। पावर बराबर आपका V इंटू आई होता है। V के लिए हम एल आई डी आई बटे डी टी लिखते हैं, समझ गए कि नहीं? ये डी आई बटा डी टी का समानुपाती है, यानी मेरा P समानुपाती रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का है, ठीक है? क्योंकि वोल्टेज ना होता है इंडक्टर के अक्रॉस का, क्या होता है वोल्टेज? इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज होता है एल डी आई बटे dt, समझ गए? आई को हमने एज इट इज कंसीडर कर लिया, तो मेरा हो जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो राइट आंसर क्या दीजिएगा, जल्दी बताइए? व्हाट विल बी द करेक्ट वैल्यू? इंस्टेंटेनियस करंट और करंट में होने वाले परिवर्तन की दर का गुणनफल। तो एल तो मेरा फिक्स वैल्यू है ना? एल मेरा फिक्स वैल्यू है, बाकी ये आई और ये डी आई बाई डी टी। तो आई डी आई बाई डी टी को कंसीडर करते हैं, इसके आधार पर हम देखते हैं कि मेरा पावर क्या है, समानुपाती है। इसलिए सही उत्तर क्या ले लेंगे? तात्कालिक करंट इंस्टेंटेनियस करंट आई और धारा में परिवर्तन डी आई बाई डी टी, दोनों का क्या हो गया? गुणनफल, ठीक है? ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा मेरा सही उत्तर। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। एक जंक्शन पर मिलने वाली धारा का गणितीय योग शून्य है, यानी जंक्शन पर मिलने वाली धारा का गणितीय योग शून्य है। यह कौन सा नियम है साहब? तो ये मेरी I1, इधर मेरी I2, इधर I3, इधर I4, यह आपका जंक्शन है। क्यों जंक्शन है साहब? जंक्शन के लिए आपका क्या रूल होता है? 3 या 3 से अधिक। क्या है? 3 या 3 से अधिक एलिमेंट क्या होने चाहिए? एलिमेंट जिस पॉइंट से जुड़े हों, क्या हो? जिस पॉइंट से जुड़े हों उसे क्या कहा जाता है? उसे सरकार जंक्शन कहते हैं। और नोड के लिए याद है, नोड के लिए 2 या 2 से अधिक पॉइंट होता है। तो मेरा ये जंक्शन तो है ही, लेकिन नोड भी है। और मैंने आपसे कहा है ऑल जंक्शंस आर नोड। सारी की सारी जंक्शन नोड होती है, लेकिन सभी नोड जंक्शन नहीं होता है। यहां जो अलजेब्रिक सम करंट का 0 हो रहा है, वह किसके कारण? मेरे किरचॉफ्स के प्रथम नियम के कारण। यही किरचॉफ्स का प्रथम नियम केसीएल कहलाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ कहलाता है। और ये केसीएल आपका साहब जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, किस पर निर्भर करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। इसलिए हम सही उत्तर किसे लेंगे? ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 1 मीटर लंबा, यानी लेंथ आपका 1 मीटर हो गया, 12 गुना 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। एरिया आपका 12 इंटू 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है? आर का मान आपका 2 ओम दे दिया। विशिष्ट प्रतिरोध रो पूछ रहा है। आर बराबर रो एल बाय ए होता है। सिंप्लीफाई के लिए रो बराबर आर इंटू ए बाय एल होगा। आर का मान 2 गुना 12 गुना 10 के पावर -6। अब बटा नीचे आपका एल कितना है? 1 है साहब जी। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 दूनी 24 गुना 10 के पावर -6 ओम प्रति मीटर। क्या होता है इसका यूनिट? ओम मीटर होता है, समझ गए? रजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। तो 24 गुना 10 के पावर -6 ओम मीटर मेरा मान हो जाएगा। हम राइट आंसर किसे ले लें? ऑप्शन नंबर डी 24 इंटू 10 के पावर -6 ओम मीटर मेरा सही उत्तर है। डियर फ्रेंड अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर एक डैश होते हैं, यानी इंसुलेटर के द्वारा दो कंडक्टर सेपरेट किया गया है। यह कंडक्टर मेरा इलेक्ट्रोड कहलाता है, जो पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करता है। यह भी मेरा इलेक्ट्रोड है जो नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करता है। बीच में आपकी क्या है, अचालक पदार्थ है। क्या है? अचालक पदार्थ है। जैसा अचालक पदार्थ होता है उसी के आधार पर इसका नामकरण संस्कार होता है। अगर आपने ऑयल दिया है तो ऑयल कैपेसिटर, अगर आपने पेपर दिया है तो पेपर कैपेसिटर, माइका दिया है तो माइका कैपेसिटर, इस तरीके से इसका नामकरण संस्कार होता है। तो साथियों ध्यान रख लीजिएगा, ये मेरी कैपेसिटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कैपेसिटर को हम लोग फैराड से मापने का काम करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपका इस तरीके से दिखाते हैं, सी से सूचित करने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस को तो सब जानते हैं, यह सिंबल है, आर से सूचित करते हैं, यूनिट इसका ओम होता है। इंडक्टर के बारे में सबको याद हो गया है, एल से सूचित करते हैं, इसका यूनिट हेनरी होता है, जिसको एच से इंडिकेट किया जाता है। कैसे इंडिकेट किया जाता है? एच से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर ए, संधारित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा 2 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाली दो प्लेट्स परावैद्युत के रूप में वायु अवसलन का मान 8.58 पिको फैराड दे दिया है तथा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। डी का मान 1 सेंटीमीटर दे दिया है। एरिया हमारा कितना दे दिया है? 2 मीटर स्क्वायर दे दिया है। आपसे कह रहा सी बराबर अपसलन ए बटा डी होता है। साथियों क्या होता है? सी बराबर अपसलन ए बटा डी होता है। आप तो बहुत मेधावी छात्र हैं, तो हम लोग बड़े आराम से एक छोटा सा काम यहाँ कर सकते हैं। वो काम क्या कर सकते हैं? जब मेरा एरिया मीटर स्क्वायर में है, इस सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलते हैं, 0.01 मीटर हो जाएगा। अब सेलन का मान 8.58 रख दीजिए, पी को बाद में लगा देंगे, सब्स्टिट्यूट में लगा देंगे, इनटू एरिया आपका 2 का 2 कर दीजिए, नीचे 0.01 हो गया। जरा सा हमें सॉल्व करके बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू डियर फ्रेंड? कितना मान आ रहा है? यह 1770 आपका क्या आ रहा है? माइक्रो फैराड हो रहा है। क्या हो रहा है? 1770 माइक्रो फैराड हो रहा है कि पिको फैराड हो रहा है? चेक कर लीजिएगा, 1770 माइक्रो फैराड की पिको फैराड। जस्ट अ सेकेंड। ओके, 1716 हो रहा है विद्यार्थी जी, 1716 हो रहा है। तो लगभग हमारा यही हो गया, ठीक है कि नहीं? क्या हो रहा है? 1716 हो रहा है इसका मान। तो लगभग हम लोग क्या करें, 1770 ले सकते हैं। लेकिन अब पिको फैराड है, इन बिहाफ ऑफ दैट हम करें माइक्रो फैराड के रूप में, है ना? क्या करें? माइक्रो फैराड के रूप में। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहां कर दीजिए पिको फैराड, 1770 पिको फैराड। ठीक है, क्योंकि पिको ही मेरा लिया गया है, यहां पर पिको फैराड में ही लिया गया है, इसीलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1770 पिको फैराड हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो के बारे में आप जानते हैं, 10 की पावर -6 होता है। ठीक है, पिको आपका कितना होता है? 10 की पावर -12 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दो कैपेसिटर जिनमें से प्रत्येक 2 माइक्रोफैराड का है, समांतर में जुड़ा हुआ है। तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर कितने का है? ये 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, समांतर में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ हम एक माइक्रोफैराड का कैपेसिटर क्या करते हैं? सीरीज में जोड़ देते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 क्या हो गया? 4 माइक्रोफैराड हो गया। तो अब 4 माइक्रोफैराड का ये दोनों के बदले में कैपेसिटर, और यहां आपका सीरीज 1 माइक्रोफैराड। अब आप निकालिए सी इक्विवेलेंट ए और बी टर्मिनल के बीच में। अब आपका जो सी इक्विवेलेंट होगा वह क्या हो जाएगा? ठीक है, वह हो जाएगा साहब जी C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। तो C1 है आपका 4, C2 है 1 बटा 4 प्लस 1, यानी 4/5। कितना हो गया जी? 0.8 माइक्रोफैराड हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या दे दीजिएगा?
डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.8 माइक्रोफेराड हो जाएगा। आपको तो याद है जब सीरीज में कैपेसिटर की बात होती है तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जितना भी मैग्नीट्यूड रहेगा उसको हम इसी तरीके से एनालिसिस करने का काम करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। अगला है दो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, यानी L1 आपका क्या है 4 मिली हेनरी, L2 कितना है 9 मिली हेनरी, कपलिंग कॉफिशिएंट के 0.5 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा अन्योन्य प्रेरकत्व M क्या होता है। M का सूत्र अगर आपको याद है M बराबर K L1 L2 होता है। क्या होता है? M बराबर K L1 L2 होता है। बस अब कुछ नहीं करना है, K के बदले 0.5, यहां आपका क्या हो गया 4 गुना 9, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 0.5 इंटू √36 बराबर क्या हो गया 6 बाहर आ गया, 0.5 इंटू 6 तो कितना मान मिल गया साहब जी? मेरा 3 मिली हेनरी मिल गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। तो मेरा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वह कितना हो गया साहब? 3 मिली हेनरी हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर का जो जीएस है वो किसके लिए है? वह है आपका साहब जी CBT 1 के लिए। ठीक है, CBT 2 के लिए नहीं है। CBT 2 में याद रख लेना, CBT 2 में 50 मार्क्स का बेसिक साइंस प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा? 50 मार्क्स का बेसिक साइंस प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछेगा। ठीक है, और 50 मार्क्स में 25 का आपका मैथ है। ठीक है, और 25 का आपका रीजनिंग है। क्या है? रीजनिंग है। और इस टोटल के लिए आपको 90 मिनट का समय है। 100 क्वेश्चन 90 मिनट, 1/3 निगेटिव मार्किंग। इसमें मैक्सिमम स्कोर आपको लाना है क्योंकि मेरिट लिस्ट में 70% यही मायने रखेगा। 70% यही आपका क्या करेगा? मेरिट लिस्ट में आपकी मदद करेगा। समझ गए? लेकिन यह तभी मदद कर पाएगा जब ट्रेड में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी 27 30, यानी 30 लिख के मान के चलिए 30 नंबर आप ट्रेड में ले आएंगे, तभी आपका यह कॉपी चेक होगा और तब जाकर के आपको स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसलिए यह जो है बैरियर है, इसको क्रॉस करना जरूरी है, इसमें परफॉर्म करना जरूरी है ताकि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सके। यही दोनों बात है। जीके हटा दिया गया है CBT 2 से साथियों, एकदम कंफर्म हो लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा शुद्ध ओहमिक रेजिस्टेंस है, प्योर ओहमिक रेजिस्टेंस है, कुछ मिलावट नहीं है, तो नेचुरल सी बात है मेरा वोल्टेज और करंट क्या होगा? सेम फेज में होगा। जब ये दोनों सेम फेज में होगा तो फेज डिफरेंस फाई का मान कितना? 0 डिग्री होगा। और ऐसी सिचुएशन जब होती है तो मेरी पावर फैक्टर कॉस फाई बराबर कॉस 0 डिग्री बराबर 1 मान आता है। क्या होता है? 1 मान आता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी सर्किट में एक अल्टरनेटिंग करंट का मैक्सिमम मान, यानी IM आपको 10 एम्पियर दे दिया है। अमीटर को सर्किट से जोड़ दिया है। अमीटर का पठन बताइए। अब आपका जो अमीटर है वह किसको रीड करता है? मेरा अमीटर RMS वैल्यू को रीड करता है। तो मेरी IRMS का मान क्या हो जाएगा? Vm/√2 या 0.707 भी सॉरी करंट है तो IM ही लेंगे। IM/√2 0.707, यहां हो जाएगा आपका IM। सिंप्लीफाई कर लीजिए 0.707 इंटू 10 7.07 एम्पियर दिखाएगा। मेरी जो अमीटर है उसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी? 7.07 हो जाएगी। इसे बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग कैसा हो जाता है? बात अगर हम लोग लेड एसिड बैटरी की करें, लेड एसिड सेल की बात करें, तो जब डिस्चार्ज हो जाता है पूरी तरह से तब जाकर के उसके
प्लेट्स का रंग, ठीक है, बैटरी के डिस्चार्ज में प्लेट्स का रंग ब्राउन हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सरकार? ब्राउन हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। और दूसरी बात, जब यह चार्ज हो जाती है तो पॉजिटिव प्लेट, आपकी पॉजिटिव जो हमारी इलेक्ट्रोड है वह आपकी चॉकलेटी कैसे कलर की हो जाती हैं? चॉकलेटी कलर की, और नेगेटिव स्लेटी कलर की हो जाती हैं। हम पकड़ लेते हैं कि साहब ये क्या हो गया है? चार्ज है। बाकी हाइड्रोमीटर के माध्यम से भी मेजर करने का काम किया जाता है। कह रहा 5 मिली हेनरी के स्वप्रेरण, यानी एल का मान है 5 मिली हेनरी, करंट है मेरा 10 एम्पियर। एनर्जी आपसे पूछ रहा है साथियों, क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है एनर्जी। तो ध्यान रखिए एनर्जी क्या होती है? हाफ एल आई का स्क्वायर। तो 1/2 आपका 5 गुना 10 के पावर -3, और आई हमारा है 10 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए साहब, क्या मान हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। आपका ये 2 से 1 कट गया, तो यानी 5/2 गुना 10 के पावर -1 बचेगा, ठीक है ना? क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो 5/2 यानी 2.5 इंटू 10 के पावर -1 यानी 0.25 जूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.25 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही उत्तर है यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन ड्राई सेल में डीपोलराइजर के रूप में काम करता है? यानी शुष्क सेल में डीपोलराइजर के रूप में कौन काम करता है? जल्दी से जवाब दीजिए विद्यार्थी जी। ड्राई सेल जो है उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है MnO2, यह आपका किस रूप में? डीपोलराइजर के रूप में काम करता है। ध्यान रखिएगा, समझ गए कि नहीं? जो कि आपके हमारी जो पोलराइजेशन की घटना घटती है बिल्कुल कार्बन के छड़ के पास में, जो कि कार्बन का छड़ एनोड के रूप में है, तो वह आपका क्या करता है? तो आपके पोलराइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और इस पोलराइजेशन के कारण होता क्या है कि मेरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड के पास हाइड्रोजन का जमा हो जाना, जिसके वजह से वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और इंटरनल वोल्टेज का ड्रॉप अधिक होता है, और आउटपुट में हमारी वोल्टेज का मान क्या होता है? घट जाता है। तो उस H को वाटर में बदलने का काम कौन करता है? ये डीपोलराइजर MnO2 करता है। साथियों, लेड एसिड सेल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या समाविष्ट होती हैं? मतलब डाइल्यूट H2SO4 में कितना भाग कौन है, कितना भाग कौन होता है? 3:1 होता है। 3 भाग आपका जल होता है और 1 भाग H2SO4 होती है। ये हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होती है? 3 भाग वाटर की और 1 भाग किसकी साहब? H2SO4 की हुआ करती है, इसमें कोई शक नहीं है। निकेल आयरन सेल की पॉजिटिव प्लेट, बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए साहब। निकेल आयरन सेल की पॉजिटिव प्लेट किस चीज की बनी होती है जी दोस्तों? किस चीज की बनी होती हैं? जल्दी बताइए, किसकी बनी होती हैं? निकेल हाइड्रोक्साइड की बनी होती हैं। पॉजिटिव प्लेट किसका बना होता है? जल्दी बताइए। जवाब तो मैंने दे ही दिया है। इसकी बनी होती है? निकेल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है। और नेगेटिव प्लेट आयरन की होती है। यहां पर हम लोग KOH का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं। ये भी बातें आप याद रखेंगे। इसके वोल्टेज की क्षमता डेफिनेटली किससे कम होती है? लेड एसिड से कम होती है। क्या होती है? लेड एसिड से इसके वोल्टेज की क्षमता कम होती है। अगर इसका वोल्टेज का रेंज पूछा जाए तो 1.2 वोल्ट से लेकर के 1.5 वोल्ट होता है। किसके रिस्पेक्ट में? एक सेल के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एक सेल के रिस्पेक्ट में। यह ध्यान रखना। चलिए नौजवानों आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, कैसे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। मैंने कहा ही है 1.28 से लेके 1.30 हो तो इसका मतलब आपका क्या है? बैटरी फुल्ली चार्ज है। बैटरी क्या है मेरा? फुल्ली चार्ज है। बैरोमीटर से हम क्या करते हैं?
प्रेशर को मापने का काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर को मापने का काम करते हैं। इसके माध्यम से ये एमीटर है, यह इलेक्ट्रिक करंट को मापने का काम करता है। किसको मापता है? विद्युत धारा को मापने का काम करता है साथियों। ठीक है, अब रही बात हमारी ये जो इलेक्ट्रोमीटर है, आप जानते हैं ये इलेक्ट्रोमीटर क्या काम करता है? जल्दी बताइए, कितने लोगों को मालूम है? आइए साहब, साइकोमीटर आर्द्रता को मापता है, मैनोमीटर मेरा बैरोमीटर मेरा प्रेशर को मापता है। ठीक है, और जो टेकोमीटर है वो पहिए की गति को मापता है, पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें एकदम ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। बिल्कुल सही कहा मुकेश जी, ये दूध की शुद्धता को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दूध की शुद्धता को मापने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद साथियों। 2025 के असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी के लिए जो आने वाले समय में जिसका फॉर्म भराया जा रहा है, अगर उसके लिए आप ट्रेड पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी फाउंडेशन 0 लेवल की बैचेज 22 अप्रैल से आरंभ हो रही हैं। हालांकि 6 के बाद क्लासेस की कंटिन्यूटी इसमें काफी तेज हो जाएंगी, लेकिन 22 अप्रैल से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो नए छात्र हैं जिन्होंने पहली बार ट्रेड पढ़ना है वो इसको विशेष रूप से ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको ट्रेड में परेशानी भी महसूस हो रही है वो भी बच्चे जुड़ सकते हैं। 0 लेवल से यहां पर बोर्ड पर लिख कर पढ़ाया जाएगा, कॉपी पर भी आप नोट करेंगे। थ्योरेटिकल चैप्टर जो होगा उसको स्लाइड की मदद से पढ़ाया जाएगा और आप पूरे कंसेप्ट को अच्छे से कमांड कर सकते हैं। तो आपके लिए काफी मददगार ये बात साबित होंगी, ये ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन में 999 रुपए, ऑफलाइन में 3500। ऑफलाइन क्लासेस हमारी रेनबो बिल्डिंग बाजार समिति सेंटर से संचालित होंगी। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7070177240 पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं या ऑफलाइन सेंटर हमारे रेनबो बिल्डिंग में आकर विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अगला हमारा जो है प्रश्न वह सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय प्रेरक बल की इकाई क्या होती है? यानी आपका साहब जी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसका मैथमेटिकल मान हम जानते हैं N×I होता है, जिसको एम्पियर टर्न से सूचित किया जाता है। कैसे सूचित किया जाता है? एम्पियर टर्न से। लेकिन आपसे पूछा है सीजीएस में क्या होता है? जल्दी जवाब दीजिएगा, बहुत मुझे अच्छा लगेगा अगर आप जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, इसका सीजीएस में गिलबर्ट होता है। क्या होता है? सीजीएस में गिलबर्ट होता है। ध्यान रखेंगे, क्या होता है? गिलबर्ट, गॉस नहीं, गिलबर्ट। परमियंस किसका व्युत्क्रम है? जैसे आप देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में कहीं न कहीं रेजिस्टेंस होती है जो धारा को रोकने का काम करती है, धारा को रोकती है। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसा भी पार्ट्स है यानी कंडक्टेंस है जो धारा को अलाउ करता है। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस और कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस, ठीक उसी प्रकार हमारे चुंबकीय परिपथ में भी फ्लक्स के प्रवाह को रोकने का काम कौन करता है? रिलक्टेंस करता है, प्रतिष्ठभ करता है। और प्रतिष्ठभ जो है उसका विपरीत क्या है साहब जी? परमियंस है। यानी परमियंस अलाउ करती है हमारे फ्लक्स को, समझ गए, उसको आसानी से जाने देती है। तो परमियंस का व्युत्क्रम हम किसे स्वीकार करेंगे? रिलक्टेंस को स्वीकार करेंगे। और याद रखना, कई बार ऐसा भी पूछ लेता है एनालॉगस कौन है? हमारे परमियंस के मिलता जुलता इलेक्ट्रिकल कौन सा कंपोनेंट है? तो उसके मिलता जुलता कंपोनेंट मेरा कंडक्टेंस है। जैसे कंडक्टेंस धारा को अलाउ करती हैं, वैसे परमियंस करंट को अलाउ करता है। इस छोटी सी बात को आप सदैव दिमाग में रखेंगे साथियों। एक वेबर डैश के बराबर होता है। सबसे पहले तो हम समझ लें मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। और फाई आप जानते हैं साथियों, फाई बराबर हमारी क्या होती है? एमएमएफ बाय आपकी रिलक्टेंस होती है, यानी वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। इसमें कोई शक नहीं है। जो आपका रिलेशन होता है करंट का, वही रिलेशन हमारे फ्लक्स के सापेक्ष होता है। अब एक वेबर जो हमारी फ्लक्स है वह किसके बराबर है? इस प्रश्न पर हम लोगों को विचार करना है। तो एक वेबर बराबर होता है 10 के पावर 8 लाइन। कितना होता है? 10 टू द पावर 8 लाइन होता है। इसे आप हमेशा के लिए याद रख लेंगे, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए
अगला है इंड्यूस ईएमएफ और धारा उत्पादन एक दूसरे का विरोध करते हैं, जिसके वजह से उत्पन्न हो रही है उसी का विरोध कर रही है। कॉजेज अपोज द रीजन, ठीक है ना, क्या करता है, कॉजेज अपोज द रीजन। जैसे आप जिस शिक्षक से पढ़ते हैं उसी को गाली देते हैं, यही है कॉजेज अपोज द रीजन। ठीक वही चीज आपका यहां पर है, कॉजेज अपोज द रीजन। समझ गए? द राइट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज बाय द इफेक्ट ऑफ लेंज। किसके आधार पर लिया गया? लेंज के नियम पर लिया गया, लेंज के लॉ से यह लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जीवन में इसका इस्तेमाल अच्छा नहीं है, इसको मशीन तक ही रहने दीजिए लेंज लॉ को, तो ज्यादा सुंदर लगेगा। अगला कह रहा है डैश ज्ञात करने के लिए एम्पियर नियम का साथ। तो हमारी जो एम्पियर नियम है, इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करिएगा आप लोग। एम्पियर का नियम जो है वो धारावाही तार पर बल रेखाओं के घूर्णन की दिशा, यानी आपके करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स है उसका रोटेशन, उसका डायरेक्शन कैसा है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एम्पियर्स लॉ का यूज करते हैं। यह सदैव ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट for this dear friend. Now the next question, इलेक्ट्रिक मोटर में प्रयुक्त कार्बन ब्रश किस लिए होते हैं? तो भाई साहब, इलेक्ट्रिक मोटर में कार्बन ब्रश क्यों यूज किया जाता है? ये कार्बन ब्रश जो है इसका काम है, ये कार्बन ब्रश यूज करते हैं क्योंकि इसकी सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, स्पार्किंग वगैरह की चांसेस ज्यादा नहीं होती हैं, ये सब भी इसकी खासियत हैं। लेकिन प्रॉपर्टी, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारी एक और महत्वपूर्ण चीज है, वह क्या है? ये कार्बन ब्रश मेरे कम्यूटेटर के सेक्शन से क्या होता है? बिल्कुल टच होता है, जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ की जितनी करंट है उसको कलेक्ट करने का काम करता है और एकत्रित करके तब आपको आउटपुट में देने का प्रयास करता है। तो वी आर गोइंग विथ प्रवाह के लिए करंट को एक रास्ता प्रदान करना है, और उस रास्ता के लिए हम लोग कार्बन ब्रश का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। हमारी कम्यूटेटर तो रोटेट कर रही है, लेकिन कार्बन ब्रश उसके ऊपर अटैच है और अस्थिर है। क्या है? उसके ऊपर अटैच है और अस्थिर है। इस बात को भी आपको ध्यान रख लेना है। साथियों, लैमिनेटेड सिलिकॉन कोर का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, लैमिनेटेड सिलिकॉन कोर का इस्तेमाल जो हो रहा है वह इसलिए हो रहा है ताकि हमारी क्या कम हो जाए? जल्दी बताइए साहब जी, हमारी आयरन लॉस कम हो जाए। आयरन लॉस के दो कंपोनेंट है, हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट, और एडी करंट को कम करने के लिए हम लोग थीन लैमिनेशन का यूज करते हैं। अगर इस प्रश्न में रहता ऑप्शन में थीन रहता एडी करंट, तो हम एडी करंट का ही टिक लगाते, उसी को सही मानते। लेकिन यहां एडी करंट नहीं लिखा है, बट हम जानते हैं कि एडी करंट किसका हिस्सा है? मेरे आयरन लॉस का हिस्सा है, मैग्नेटिक लॉस का हिस्सा है, कांस्टेंट लॉस का हिस्सा है, कोर लॉस का हिस्सा है। इसीलिए हम लोग टिक क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर सी, लौह हानि को घटाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पीएच और पी में पी भी अगर कम होता है तो नेचुरली मेरी आयरन लॉस क्या होती है? कम हो जाती है। और सही कहा सरकार आपने कि हमारी थिकनेस जो है वह 0.35 से लेकर के 0.5 mm के बीच रखते हैं। 0.35 की जरूरत पड़ती है आपको 50 हर्ट्ज या उससे अधिक वाले फ्रीक्वेंसी के लिए, और 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है, संचालन हमारे डिवाइस का अवयव का हो रहा है, तब हम 0.5 का प्रयोग करेंगे, थिकनेस का प्रयोग इस हिसाब से करेंगे। अगला है डीसी मशीन में आर्मेचर कोर के लेमिनेशन की मोटाई। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी बताइएगा। डीसी मशीन में साथियों आर्मेचर कोर के लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? तो साथियों डीसी मशीन में आर्मेचर कोर के लेमिनेशन की मोटाई 0.3 से लेके 0.5 के ही बीच होती है। इससे ज्यादा हम लोग नहीं रखते हैं साथियों, क्योंकि जितना लेमिनेशन पतला होगा उतनी एडी करंट लॉसेस हमारी कम होगी, मिनिमम होगी, एंड उसके मान जितने कम हो उतना ही हमारे लिए अच्छा, बेहतर और सुटेबल भी है। डीसी जनरेटर का ईएमएफ तो आप सब जानते हैं, ये बराबर क्या होता है? P∅NZ बटा 60A होता है। क्या होता है? P∅NZ बटा 60A। फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब ही नहीं है, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप का कोई विशेष रोल नहीं है, कम्यूटेशन अपनी अलग जगह पर है। ये गति का क्या होती है? समानुपाती होती है। ईए बढ़ेगा यदि स्पीड बढ़ेगी, ईए घटेगा यदि स्पीड घटेगी। तो हम लोग क्या जवाब दे दें?
व्हाट वी कंसीडर ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर है। 29 का बी क्या है? 29 का बी। सी तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का कोई मीनिंग ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। मीनिंग किसका है? स्पीड का है। मीनिंग किसका है? फ्लक्स का है। मीनिंग किसका है? कंडक्टर की संख्या का है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फ्लक्स वेरी कर सकता है और कंडक्टर की संख्या वेरी कर सकती है, बाकी आपका नंबर ऑफ टर्न्स वेरी कर मतलब स्पीड वेरी कर सकती है। नॉट यहां पे ध्यान देना, यहां एन क्या है? आपका स्पीड है। वेरी कर सकता है स्पीड, वेरी कर सकती है फ्लक्स। पोल फिक्स है, कंडक्टर की संख्या फिक्स है, ए का भी मान जो है वो कांस्टेंट है। तो बदलने वाला जो दो टर्म है उसी पर न डिपेंड करेगा, इसीलिए स्पीड का समानुपाती है। किसी डीसी मशीन के एक्साइटिंग कॉइल किस प्रकार वाउंड किए जाते हैं? तो साहब किसी भी डीसी मशीन के एक्साइटिंग कॉइल जो हैं कहां पर वाउंड किए जाते हैं? एक्साइटिंग कॉइल आपको याद होगा, हमारी यदि 4 पोल की डीसी मशीन है, क्या है? 4 पोल की डीसी मशीन है, तो यहां पर हम लोग वाइंडिंग को क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग को इस जगह पर हम लोग इंस्टॉल करने का काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और ये जगह कौन सा है? पोल के पास का जगह है, और यहां से यह खुलकर नीचे ना आए, लूज ना हो, इसीलिए इसे पोलसू कहते हैं। और पोलसू उसको बैरिकेड करता है, नीचे आने से रोकने का काम करता है, होल्ड करके रखता है। अगला आइए, अल्टरनेटर का रोटर साथियों। तो अल्टरनेटर का रोटर कैसा होता है? 4 स्लिप रिंग वाला, 3 स्लिप रिंग वाला, 2 स्लिप रिंग वाला, 1 स्लिप रिंग वाला। कितने का होता है? 2 स्लिप रिंग वाला होता है, क्योंकि इसके रोटर में सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं? डीसी एक्साइटेशन देते हैं, इसलिए 3 स्लिप रिंग की जरूरत यहां पर कतई नहीं पड़ती है, सिर्फ 2 से मेरा काम हो जाता है। और डीसी एक्साइटेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं जी? हम करते हैं डीसी शंट जनरेटर का। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, इस दोनों का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से हमें कांस्टेंट डीसी प्राप्त होती है, और एक्साइटेशन जब भी दिया जाता है डीसी में दिया जाता है, और एक्साइटेशन के लिए हम सदैव किसका यूज करते हैं? तो डीसी का ही यूज करते हैं, कांस्टेंट जिसका मान समय के साथ न बदले, ऐसी सप्लाई हमको चाहिए होती है। अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज करने के लिए किन विधियों का उपयोग होता है? तो सिंक्रोनाइजेशन तो आपने देखा था, अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन के लिए सिंक्रोस्कोप का भी हम प्रयोग करते हैं, 1 डार्क एंड 2 ब्राइट लैंप मेथड का भी प्रयोग करते हैं। तो मेरा जवाब क्या हो जाएगा? जरा सोचकर बताइएगा जी विद्यार्थी जी। आपका 3 डार्क लैंप मेथड का भी प्रयोग करते हैं, तो तीनों का हम प्रयोग करते हैं, मेरा आंसर डी हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? आपका सिंक्रोस्कोप मेथड है, थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है। और रही बात सिंक्रोनाइजेशन की, तो सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अल्टरनेटर को दूसरे अल्टरनेटर के साथ कपल करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, या अल्टरनेटर और बस बार के बीच कनेक्शन बनाने का काम हम लोग करते हैं। ये इसकी एक खास विशेषता साथियों हुआ करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, या अल्टरनेटर को बस बार से भी जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है? साहब ओसी टेस्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नो लोड टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं सरकार? इसी को हम लोग नो लोड टेस्ट कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें एचवी वाइंडिंग को क्या किया जाता है? ओपन कर दिया जाता है, और एलवी के करस्पॉन्डिंग हम इक्विपमेंट लगाने का काम करते हैं। आपका जो वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर है, इन सब को एलवी साइड कनेक्ट करते हैं, एचवी साइड ओपन कर देते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमारे लोड के माध्यम से कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता, और इसके द्वारा जो पावर की गणना होती है वह पीआई आयरन लॉस होती है। क्या होती है? आयरन लॉस होती है। तो याद रखिएगा साहब जी, हम ओपन सर्किट टेस्ट करके कोर लॉस को ज्ञात करते हैं, और इस सिचुएशन पर मेरी कोर लॉस नो लोड पावर के बराबर होती है, जो V1I0 cos phi 0 के क्या है? बिल्कुल समान है। क्या है? V1I0 cos phi 0 के बिल्कुल समान है। ये हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला कह रहा है सरकार,
ट्रांसफर कोर के लेमिनेशन पर इनेमल की परत क्यों कोट की जाती है, यानी ट्रांसफर के कोर के ऊपर हम लोग इनेमल का परत यानी वार्निश को क्यों हल्का सा लपेटने का काम करते हैं। तो वार्निश को लपेटने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है साथियों कि एक दूसरे के खिलाफ लेमिनेशन जो है उसको सेपरेट करना है, नहीं करिएगा तो शॉर्ट हो जाएगा सिस्टम और वाइंडिंग आपकी जल जाएगी। इन छोटी छोटी बातों को केयर करने के लिए हर एक बात पर हम लोगों को फोकस्ड रहना होता है। अगला, जब एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर काम कर रहा होता है तो इसमें भनभनाहट की आवाज उत्पन्न होती है। तो भाई ये भनभनाहट जो है, जो हमिंग साउंड है, यह हमिंग साउंड आपका क्या हो रहा है, यह हमिंग साउंड जो है कौन सी हानि है, क्या प्रॉब्लम है, ये कोर का कंपन है, इसी के कारण ऐसा हो रहा है। और ये कंपन को मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटाइजेशन के बाद एक सर्टेन अमाउंट में हमारे चुंबक का, मैग्नेटिक मटेरियल का लेंथ का बढ़ना और सिकुड़ना, ये जो घटना है दैट इज कंसीडर्ड एज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन माय डियर फ्रेंड। नाउ द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगला है, ट्रांसफर की घुमावदार की अपेक्षा ध्रुवीयता को, यानी आपकी रिलेटिव पोलैरिटी ऑफ द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो साहब पोलैरिटी जब चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे जी? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपर लॉस निकालेंगे, ओपन से हम लोग आयरन लॉस निकालेंगे, बैक टू बैक या समटा टेस्ट से हम लोग टेम्परेचर राइज या नहीं तो इफिशिएंसी की गणना करने में सक्षम होंगे। बस एकमात्र यही ना बचा, पोलैरिटी टेस्ट से किसको टेस्ट किया जाएगा? हमारी ध्रुवता को, पोलैरिटी को, कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव है इसको चेक किया जाएगा। और इसके लिए कौन सी विधि? पोलैरिटी टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय पथ होते हैं? तो मैं तस्वीर बना के आपको बता देता हूं। ये देख लीजिए, हमारी क्या है, एक सेल टाइप की ट्रांसफार्मर है, मतलब ये पहला, ये दूसरा और ये आपका क्या हो गया, तीसरा। तो कितने लिंब हो गए? ठीक है, एक लिंब, दो लिंब, तीन लिंब। सेंट्रल लिंब पे हम लोग वाइंडिंग करते हैं, यहां से आपका फाई फ्लक्स डेवलप हुआ, इधर आपका फाई 2, इधर आपका क्या हो गया, फाई 1। मतलब आपने देख लिया ये एक प्रकार की क्या है, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है। यह क्या है? एक प्रकार की पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे विद्वानों यहां ध्यान देना, मेरी फ्लक्स यहां दो भागों में बट रही है। क्या हो रही है? मेरी फ्लक्स दो भागों में बट रही, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ऐसी परिस्थिति में यहां कितने पाथ हो गए? तो मेरे फ्लक्स के साथ दो पाथ हो गए। क्या हो गए? दो पाथ हो गए, एक इधर से एक इधर से। तो ठीक है, अगर आपसे पूछेगा लिंब कितना, तो लिंब जब पूछेगा तो आप कहिएगा 3। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा साहब? आपसे पूछेगा मेरे मैग्नेटिक फ्लक्स का रास्ता, पथ, यानी पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहिएगा? 2 कहिएगा। ठीक है, क्या कहिएगा? 2 कहिएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला करा, बुकोज रिले डैश रखा जाता था। सरकार जी, बुकोज रिले को हम लोग मेन टैंक और आपका जो कंजर्वेटर है, यह आपका कंजर्वेटर और ये आपका मेन टैंक, इसके बीच में यहां पर हम लोग बुकोज रिले को क्या करते हैं? लगाने का काम करते हैं। तो क्या जवाब होगा? टैंक और कंजर्वेटर के बीच में। कहां पर जी? टैंक और कंजर्वेटर के बीच में। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर टाइम फोनोग्राफ में प्रयोग की जाती हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है, कोशिश करिएगा। टाइम फोनोग्राफ जो है वह बहुत ही छोटा सा उपकरण है, हेयर ड्रायर है, खिलौना है, इन सब में जो मोटर आप यूज करते हैं बस उसी से यहाँ पे काम चल जाता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे टॉर्क देने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ती है। तो हम लोग यहाँ सैडेड पोल इंडक्शन मोटर, जो सिंगल फेज प्रकार का इंडक्शन मोटर है, जिसकी इफिशियंसी भी काफी क्या है, कम है। समझ गए क्या है? इफिशियंसी भी कम है, साथ ही साथ इसका टॉर्क भी क्या है, काफी कम है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ठीक है। द सैडेड पोल इंडक्शन मोटर, सैडिंग क्वाइल का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सैडिंग क्वाइल का इसमें प्रयोग किया जाता है साथियों। और वो सैडिंग क्वाइल कॉपर की नेकेड वायर बेयर कंडक्टर कच्ची तार होती हैं, बिना इंसुलेशन वाली तार होती है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग कहां किया जाएगा? अच्छा प्रश्न है, देखते हैं, कोशिश करते हैं, सफलता प्राप्त होती है कि नहीं, है ना। आप लोग भी कोशिश करिए। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट सिर्फ वोल्ट मीटर में काम करता है। वोल्टेज मेजरमेंट के लिए ही यह क्या है, विशेष रूप से आपका है, बनाया गया है। इसको किसके लिए? हमारे साहब जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पर कौन बेस्ड होता है? मेरा वोल्ट मीटर बेस्ड होता है, और यह वोल्टेज को मेजरमेंट करने का काम करता है। एक्यूरेसी हमारी अच्छी रहती है, इस बात का ध्यान देना है। अस्थिर संचालन के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के टॉर्क स्लिप वक्र का आकार कैसा होता है? यानी अनबैलेंस्ड फंक्शन के लिए, समझ गए? तो हमारा देख लीजिए साहब जी कैसा होता है। तो अब इस सिचुएशन की बात हम कर रहे हैं। अब मैं आपको ग्राफ बना रहा हूं साथियों, मोटरिंग, ब्रेकिंग, जनरेटिंग तीनों के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो मेरा बन रहा है ऐसा, ये मेरा मोटरिंग है, यह मेरा ब्रेकिंग है, और यह मेरा जनरेटिंग है, ठीक है। ब्रेकिंग, मोटरिंग और जनरेटिंग, ब्रेकिंग, मोटरिंग और जनरेटिंग। तो जो मोटरिंग मोड है वहां पर NR बराबर 0 से लेकर के NR बराबर S के बीच में ही आपकी स्पीड को रहना है, ठीक है। क्या होना है? आपकी स्पीड को रहना है। ब्रेकिंग में मेरा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ब्रेकिंग में मेरी स्लिप 1 से काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? 1 से काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। और ये जो आपका जनरेटिंग है, जनरेटिंग मोड है, इसमें मेरा स्लिप लेस देन क्या होता है, 1 हो जाता है। और इस समय हमारी स्पीड आपकी क्या हो जाती है साथियों, बहुत ज्यादा उच्च हो जाती है। NR बराबर 2NS के आसपास हो जाती है। कितनी होती है? NR बराबर 2NS के आसपास हो जाती है। तो यह जो डायग्राम है कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सिर्फ हाइपरबोला? सोच के बताइएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो यह हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा बन रहा है। कैसा बन रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा बन रहा है। डी नंबर आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली की माप 2 वाट मीटर विधि से की जा रही है, सही है, लेकिन मेरा क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। तो जब मेरी पीएफ यूनिटी हो जाती हैं, पीएफ मेरी क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। गौर करिएगा, जब मेरी पावर फैक्टर क्या हो जाए नौजवानों, यूनिटी हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में मेरा वाट मीटर W1, वाट मीटर W2 दोनों का रीडिंग सेम हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? W1 वाट मीटर पहला, वाट मीटर दूसरा, दोनों का रीडिंग क्या होगा, सेम होगा। आप एक को रीड कर लीजिए और काम आराम से आ जाएगा, ठीक है। और ये बैलेंस अनबैलेंस दोनों में ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये बैलेंस अनबैलेंस दोनों तरह के लोड के लिए 2 वाट मीटर मेथड बड़े मजे से प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई शक साथियों नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमीटर और वोल्टमीटर डैश की श्रेणी में आते हैं? तो अमीटर और वोल्टमीटर जो है ना, वो इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इंटीग्रेटिंग में कौन है आपका साहब, एनर्जी मीटर है। कौन है? एनर्जी मीटर है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग में क्या है आपका, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर। ऐसे और भी ढेर सारे उपकरण हैं, मैंने सिंपली एक जस्टिफिकेशन के लिए नाम यहां पे बताया है, समझे कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न, मूविंग कॉइल उपकरण में कौन सी डैम्पिंग? तो मूविंग कॉइल उपकरण यानी आपका PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल में डैम्पिंग कह रहा है। तो मूविंग कॉइल में PMMC में हम लोग जो यूज करते हैं वह
स्प्रिंग डैम्पिंग का कि एडी करंट डैम्पिंग का। स्प्रिंग डैम्पिंग होता नहीं है, फ्लूइड होता है, एयर होता है, एडी करंट होता है। तो हम लोग एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। और ये डैम्पिंग है क्या आप जानते हैं? मेरा जो ये इक्विपमेंट है, मान लीजिए आपका वोल्ट मीटर है, यहां आएगा तब ना आप 10 बजे सोचिएगा, यहां आएगा तब ना आप इस इंस्ट्रूमेंट में सोचिए कि भाई 10 एम्पियर हुआ है, 10 वोल्ट हुआ है। लेकिन होता क्या है, इनर्शिया के कारण इधर से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी लगता है, इधर से कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी लगता है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर टीडी टीसी, ठीक है, क्या होती हैं, जहां पर टीडी टीसी दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं, तो उस कंडीशन पर मेरा पॉइंटर अस्थिर हो जाता है और फिर हमको परफेक्ट रीडिंग मिल जाती है। लेकिन यहां इनर्शिया के कारण टीडी टीसी दोनों का मान किसी का कम किसी का ज्यादा है, जिसके वजह से मिड पॉइंट पर होता है पॉइंटर का ऑसिलेशन, फिर ये किसी काम का रहता नहीं है। उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उस स्थिति से बचने के लिए यहां एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं ताकि परफेक्ट हमारा मेजरमेंट हो सके। अगला है सिंगल फेज एनर्जी मोटर में क्रीपिंग एरर। तो आप जानते हैं कि घर का सारा बल्ब वगैरह ऑफ कर दिया गया, फैन वगैरह ऑफ कर दिया गया, लोड बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आपका जो एनर्जी मीटर है उसकी रीडिंग, उसमें जो चक्का लगा हुआ है, एल्युमिनियम की चकती लगी हुई है, वह गोल 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 धीरे 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 घूम रहा है। जब वह घूम रहा है तो मेरी बिल भी कवर अप हो रही है, निश्चित रूप से हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, निश्चित रूप से हमारा क्या हो जाएगा साथियों, जब चारों ओर वह घूम रही है तो निश्चित रूप से आपका बिजली का बिल भी आएगा। तो आप तो बहुत चिंतित हो जाएंगे कि भाई हम यूज तो किए नहीं, लेकिन फिर भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो रहा है और हमको पेनाल्टी देनी पड़ रही है। तो ये समस्याएं इंडक्शन टाइप के एनर्जी मीटर में आती हैं, पुराने वाले में। अब तो ये सब समस्या से हम मुक्त हो गए हैं। तो उस समस्या से बचने के लिए मेरा जो डिस्क था एल्युमिनियम का, उसके अपोजिट भाग में 180 के अंतर पर 2 छिद्र करना पड़ेगा, एक इधर एक इधर। क्या करना पड़ेगा, 2 छिद्र करना पड़ेगा। तो क्या जवाब दे देंगे हम लोग, जल्दी मुझे जवाब दीजिए साहब, आप भी जवाब दीजिए। क्या करते हैं, स्पिंडल के विपरीत साइड पर डिस्क में 2 छेद कर देते हैं, यानी डिस्क ऐसा है तो एक छेद यहां एक छेद यहां, ऐसा कर देते हैं। ऐसा करने से हमारी बैलेंस कंडीशन आ जाती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन फिर नहीं हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा मीटर डीसी को नहीं माप सकता? मूविंग कॉइल, डायनेमोमीटर, रेक्टिफायर टाइप, मूविंग आयरन टाइप। ध्यान दीजिएगा साहब जी, हम लोग किसके साथ आगे बढ़ जाएं, रेक्टिफायर टाइप, डीसी को नहीं, ठीक है। रेक्टिफायर टाइप और मूविंग कॉइल मीटर ना, ये नहीं कर पाएगा, ये तो चलेगा, ये तो कर लेगा, एसी डीसी दोनों पर। एमआई जो है ना, याद रखिएगा, ये तीनों कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। यह एसी ही करेगा क्योंकि रेक्टिफाइड टाइप मूविंग कॉइल लगा दिया है, रेक्टिफाइड टाइप मूविंग कॉइल लगा दिया, इसीलिए एमआई जो है एसी डीसी दोनों पर काम कर जाता है। समझ गए, एमआई क्या होता है, एसी डीसी दोनों पर काम करता है। चलिए अगला प्रश्न, गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण 50 डिवीजन से 10 तक गिर जा रहा है। डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, 50 से 10 तक गिर जा रहा है। अब 12 ओम का प्रतिरोध हमारा जुड़ा हुआ है। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, कोशिश करते हैं साहब जी, है ना। हमारी जो स्थिति होती है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की जी ऑफ आर, दैट बिकम्स आपका क्या हो जाएगा, 50 माइनस 10 बटे, जल्दी बताइए, 50 माइनस 10 बटे 10 गुना आपका 12, क्या है मेरा स्टैंडर्ड 12, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका 40 बटे 10 गुना 12 क्या हो जाएगा, 1.2, 40 गुना 1.2 48 ओम, कितना हो जाएगा, 48 ओम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 48 ओम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में फ्रैक्शनल पिच कॉइल का इस्तेमाल किस चीज को कम करने के लिए? तो फ्रैक्शनल पिच कॉइल जो होती हैं
आप सबको मालूम है हमारी जब पोल पिच क्या हो जाए, ये ध्यान रखिएगा, यह आपका पोल पिच है, ये आपका क्या है, पोल पिच है, और यह इस दोनों के बीच का पोल पिच है, इस दोनों के बीच का क्वाइल पिच है। गौर करिएगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पोल का मिड ये वाला भाग पोल पिच हो गया। क्या हो गया, पोल पिच, जिसका कि 180 डिग्री मेरा मान है। और ये आपका क्या है, क्वाइल पिच, और पोल पिच क्वाइल पिच दोनों एक साथ है, तो यहाँ भी कितने का गैप है, 180 का। तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा फुल पिच्ड क्वाइल। क्या हो जाएगा, फुल पिच्ड क्वाइल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में सिकुड़ा दिया जाए, यानी यदि हमारा पोल पिच ये वाला और मेरी वाइंडिंग इस तरीके से देख लीजिए सिकुड़ गई है, ये जो गैप हो गया सपोज बीटा का, तो ये क्या कहलाती है, फ्रैक्शनल पिच क्वाइल कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रैक्शनल पिच क्वाइल। ये हम क्यों यूज करते हैं, हार्मोनिक्स को घटाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, हार्मोनिक्स को घटाने के लिए। आप लोग जानते हैं हार्मोनिक्स क्या चीज है, तो याद रखना, हार्मोनिक्स है डिस्टॉर्शन इन एक्चुअल शेप ऑफ द वेव फॉर्म। जैसे साइनोसॉइडल वेव के लिए आप जान रहे हैं कि मेरा साइनोसॉइडल वेव इस तरीके का होगा, लेकिन ऐसा ऐसा इसमें हो रहा है हार्मोनिक्स। तो ये चीजों को हटाना मेरा परम कर्तव्य है, उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, यदि वाइंडिंग में क्वाइल की संख्या प्रति फेज केवल एक पोल है तो वाइंडिंग कौन सी होगी, तो प्रति फेज हमारी क्या है, एक ही पोल पर वाइंडिंग की जा रही है और उसी पर सबको लपेटा जा रहा है। जब एक ही पर सबको लपेटा जाएगा तो कौन सी वाइंडिंग होगी, दिमाग लगाइए और जवाब बताइए। यदि वाइंडिंग में क्वाइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज क्या हो, 1 हो, तो इसे हम लोग कॉन्सन्ट्रेटेड वाइंडिंग कहेंगे। कैसी वाइंडिंग कहेंगे, कॉन्सन्ट्रेटेड वाइंडिंग कहेंगे कि कॉन्सेंट्रिक कहेंगे। ये दोनों पॉइंट है। यहां पर कह रहा है साहब, यहां एक सेंटर नहीं है, अगर सेंटर पॉइंट सबका एक होता और उसी पर सबको लपेटते तब तो हमारा कॉन्सेंट्रिक होता। लेकिन यहां क्या है, यहां है कि प्रति फेज प्रति पोल क्वाइल की संख्या 1 है, यानी कंसंट्रेटेड है, हर जगह इक्वल 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 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है साथियों। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का प्रयोग जो है वह किसको मापने के लिए, तो त्वरण को मापने के लिए, एक्सेलरेशन को मापने के लिए करते हैं। याद रख लेना, किसके लिए, त्वरण को मापने के लिए। चलिए, बिल्कुल सही बात है साहब जी। कॉन्सन्ट्रेटेड वाइंडिंग जो है उसमें कूलिंग के लिए स्पेस भी बढ़िया मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। समझ गया, साधारण मजदूर, साधारण आदमी जिसको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं, वो माप नहीं सकेगा। तो मेरा उत्तर क्या है, एक्सेलरेशन। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल आपका एक्सेलरेशन को मेजर करने में प्रयोग में लिया जाता है। तापमान के थर्मामीटर। साथियों, जिस टेस्ट के साथ अभी मैं आपकी परिचर्चा कर रहा हूं, उससे पहले सेशन 1 में 20 टेस्ट कंडक्ट हो चुका है, जिसकी डिस्कशन और पीडीएफ अवेलेबल है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। उसके माध्यम से भी आप अपने ट्रेड की प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो अभी वर्तमान में मैं डिस्कस कर रहा हूं 21 से लेकर के 30 तक का, वो उपलब्ध है साथियों सेशन 2 में। कहां पर, एलपी सेशन 2 में उपलब्ध है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। ठीक है, जहां से आप उसे देकर वर्तमान टेस्ट को भी दे सकते हैं और इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारी रेलवे के लिए इलेक्ट्रिकल ग्रुप की ये पुस्तक आई है 26 सेट वाली, जरूर आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत मदद परीक्षा में करेगा, क्योंकि 5 इसमें प्रीवियस सेट है जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। लोगों की सुरक्षा के लिए गै वायर के निचले भाग को पोल से इंसुलेट करने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाएगा। भाई, किस तरह के इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे,
ये सारी जानकारी हम लोग को यहां से पानी है। उसके लिए क्या करना होगा, जल्दी बताइए। ये याद तो है ही ना आप लोगों को। ये मेरा गे वायर क्लैंप से लगाया है, तो इस जगह पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, गे एग, क्या है, गे एग और स्टे इंसुलेटर। ठीक है, गे इंसुलेटर, एग इंसुलेटर और स्टे इंसुलेटर, कई नामों से इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी मात्रा की इकाई लक्स होती है? तो सरकार जी, इल्यूमिनेशन को हम कैसे मापते हैं? ई बराबर एफ बाय ए। एफ बराबर क्या है, लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर ही लक्स है। कहने का सीधा तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, तो याद रखिएगा, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम इल्यूमिनेशन को लक्स में ही मेजर करने का प्रयास करते हैं। और प्रयास क्या, लक्स ही है उसका यूनिट, लेकिन उस यूनिट का बाइफर्केशन क्या है, लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट में हमें प्राप्त हो रही है। इसका होने का मुख्य रीजन प्रकाश है, प्रकाश नहीं तो कुछ भी नहीं। चलिए, इनकैंडेसेंट लैंप में फिलामेंट बनाने के लिए किस सामग्री का, तो सब लोग अंडरस्टूड है, सब लोग इस बात को दिमाग में फिट कर चुका है। क्या फिट कर चुका है अपने दिमाग में साथियों, जल्दी बताइए। आइए, इनकैंडेसेंट लैंप में फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज होता है? हमारा साहब टंगस्टन का यूज होता है। किसका यूज होता है? टंगस्टन का यूज होता है। सहायक और आपकी मेन इलेक्ट्रोड दोनों रूपों में, सहायक और मेन इलेक्ट्रोड दोनों रूपों में किसका यूज होता है? तो टंगस्टन का यूज होता है। नौजवान जी ध्यान रखिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। टंगस्टन का ही प्रयोग विशेष रूप से हम लोग किस काम में करते हैं? टंगस्टन का ही प्रयोग हम लोग विशेष रूप से फिलामेंट के लिए करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। क्या होता है? प्रतिरोध उच्च होता है। ताप सहने की क्षमता क्या होती है? ताप सहने की क्षमता इसकी 3370 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होती है। और यह जो है साहब 2700 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3000 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को सहने में सक्षम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम लोगों के लिए फेवरेबल मटेरियल क्या है? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे। चलिए, सोडियम वेपर लैंप ये एक वर्णी प्रकाश देता है, मोनोक्रोमेटिक लैंप है। क्या है साहब जी? एक वर्णी प्रकाश देता है, मोनोक्रोमेटिक लैंप है, और वह प्रकाश आपका पीला होता है, येलो होता है, समझ गए। और जो मेरी सोडियम वेपर लैंप है, गौर करना नौजवान विद्यार्थियों, ठीक है, क्या है मेरा विद्यार्थी जी, यह ध्यान दीजिएगा कि मैं जो पीले कलर का प्रकाश देता है और इसकी CRI सबसे कम होती है। क्या होती हैं? कलर रेंडरिंग इंडेक्स सबसे कम होती हैं, ठीक है। और छोटी छोटी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा, इसके संचालन में 10 से 15 मिनट का पूरा समय लग जाता है। इसको जब भी स्थापित किया जाता है हॉरिजॉन्टली स्थापित किया जाता है, नहीं तो परेशानी हो जाती है, आयनाइजेशन में हमें दिक्कत आती है साथियों। इन छोटी छोटी चीजों को सदैव दिमाग में फिट रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और 85 से 140 150 वाट तक की क्षमता का बनाते हैं। 3500 घंटे इसका 3500 इसकी क्या होती है? लाइफ साइकिल होती है। स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग हम लोग किया करते थे, अब तो नहीं करते हैं, अब तो इसका प्रयोग धीरे धीरे होना बंद ही हो गया। चलिए, खेल के मैदान को प्रकाशित करने के लिए किसका यूज होगा? तो साहब खेल के मैदान को प्रकाशित करने के लिए हैलोजन लैंप का इस्तेमाल होता है। हाई इंटेंसिटी की लाइट हमें यहां से प्राप्त होती है। क्या होती है? हाई इंटेंसिटी की लाइट हमें प्राप्त होती है, चमक भी इसमें अच्छी होती है। और याद रखना, इसका जो है ना, इसका जो है जीवन काल बहुत अधिक नहीं होता है, समझ गए कि नहीं?
इसकी विशेषता यह है कि यह आपका क्या है, इसका जीवन काल बहुत अधिक नहीं है। हैलोजन नाम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आवर्त सारणी के हैलोजन ग्रुप के गैस का या सदस्य का ग्रुप के मटेरियल का प्रयोग होता है। लाइक आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का प्रयोग हम लोग करते हैं। और ये हैलोजन को आपने एक समय में देखा होगा, शादी विवाह में भी लोग लगाते हैं, कितना रोशनी, पूरा रास्ते वगैरह पर बहुत जबरदस्त रोशनी हो जाती है, वो पर्पस है। हालांकि अब तो इसको भी रिप्लेस कर दिया, अब हम लोगों ने सब जगह किसका यूज करना चालू किया, एलईडी का चालू कर दिया है। किसका यूज किया है, एलईडी का चालू कर दिया है साथियों, ठीक है। करंट का चटकना यानी आपकी करंट ब्रस्टिंग कहां पर होती है, तो दोस्तों ये करंट ब्रस्टिंग जो है आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, 11 केवी से अधिक के वोल्टेज पर होगा और ये हमारे ऑयल सर्किट ब्रेकर में ही हो सकता है। कहां हो सकता है, ध्यान देना साहब, कहां हो सकता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में हो सकता है। जब तेल वाष्पीकृत होने लगती हैं, क्या होती हैं, जब ऑयल आपकी वेपोराइज होती हैं, वाष्पीकृत होती हैं, तब जाकर के यह परेशानी हम लोगों को उत्पन्न होती है। ब्रस्टिंग ऑफ करंट इज सिचुएटेड एट मोस्टली ऑयल सर्किट ब्रेकर। कभी कभी एयर ब्लास्ट में भी यह संभावना रहती है, लेकिन हमारे लिए एप्रोप्रिएट क्या है, यही हमको लेके चलना है। एचआरसी फ्यूज किसके खिलाफ अच्छी सुरक्षा देता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एचआरसी का पूरा नाम है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। साथियों यह शॉर्ट सर्किट के खिलाफ बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यह याद रखना, हमारी जो एचआरसी फ्यूज है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी वाली, जो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी वाली मेरी फ्यूज है, एचआरसी फ्यूज है, यह रीवायरेबल नहीं है। क्या है साहब जी, वायरेबल नहीं है। अगर यह डैमेज होता है तो नया ही लगाना पड़ेगा। आप जो सोचेंगे मरम्मत कर लें, तार खोल के लगा दें, वो पॉसिबल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत उपकरण इलेक्ट्रोस्टैटिक के आधार पर काम करता है, तो साहब जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर आधारित विद्युत उपकरण खटाखट जवाब दे के बताइए कौन सा है जी दोस्तों। आपका इंडिकेटिंग लैंप नहीं, फ्यूज नहीं, इलेक्ट्रिक आयरन नहीं, ये सब हमारा क्या है साहब, ये तीनों आपके विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, किस पर, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर क्या है साहब, आधारित है। इसलिए ध्यान रखना, मेरा राइट आंसर लाइटनिंग रॉड होगा। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे काम करती है और आसमानी बिजली को स्वीकार कर पृथ्वी में बाईपास करती है, लाइटनिंग सर्ज से सुरक्षा देती है, हमारा जीवन काल सेफ और सुरक्षित होता है, इसमें कोई शक साथियों नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा फॉल्ट सममित फॉल्ट करंट को जन्म देता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट। फॉल्ट तो हो रही है लेकिन अपना गुण धर्म हम छोड़ नहीं रहे हैं, यानी फेज का अंतर 120 है, फेज का सीक्वेंस RYB है, इस दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाकी फॉल्ट हो रही है। यह मेरा क्या है साहब जी, यह है 3 फेज फॉल्ट, LLL। क्या है, LLL। यह बाकी सिंगल लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, डबल है, लाइन टू ग्राउंड, ये सब आपका असममित है, असिमेट्रिकल है। क्या है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। ध्यान दीजिएगा कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, याद रखेंगे साहब जी, बिल्कुल सरकार। LLL और LLG ये दोनों क्या होता है, याद रखिएगा, LLL और LLG, LLL और LLG ये दोनों मेरा सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है। लेकिन LLG, ठीक है, फिर LL या LG ये सब आपकी क्या होती है, अनसिमेट्रिकल होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कह रहा, घरेलू बिजली के उपकरण के लिए 3 पिन वाले प्लग कनेक्शन का तीसरा पिन क्या करता है, तो तीसरा पिन मेरा मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। और यह क्या काम करता है, जरा उस पर आ जाइए। मोटा तो है लेकिन इसको हम लोग अर्थिंग पिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
अर्थिंग पिन कहते हैं। लीकेज करंट को धड़ल्ले से अर्थ के साथ जुड़ा होता है और लीकेज करंट को धड़ल्ले से पृथ्वी में भेजता है, जिससे हमारी क्या होती है, सिस्टम की सुरक्षा मजबूत हो जाती है। ऑपरेटर, संचालक हम हैं, आप हैं, समझ गए। अगर स्विचेज वगैरह को संचालित कर रहे हैं तो नेचुरली क्या हो जाएगा, तो साहब जी हमारी सेफ्टी यहां से सुनिश्चित हो जाएगी। चलिए विद्वान साहब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल कितने के लिए यूज की जाती है, तो 33 से 66 के लिए। कितने के लिए, 33 से 66 केवी के लिए हम लोग एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं सरकार, एक्स्ट्रा हाई टेंशन का। एलटी केबल कितने तक के लिए, 1000 वोल्ट के लिए एलटी केबल, ठीक है। आपका साहब जी एचटी केबल किसके लिए, 11 केवी के लिए, ठीक है। कितने के लिए, 11 केवी के लिए एचटी केबल, ठीक। एसटी केबल कितने के लिए, 11 से लेकर के 33 केवी तक सुपर टेंशन केबल, एसटी केबल, ठीक है। और याद रखना 33 से 66 तक आपका एक्स्ट्रा सुपर टेंशन या एक्स्ट्रा हाई टेंशन कहिए, वो ज्यादा बेस्ट है। ईएचटी आपका एक्स्ट्रा हाई टेंशन 33 से 66 और 66 से ऊपर जब चले जाइएगा तो वह आपका होता है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन ईएचटी। मैं रिपीट कर देता हूं साहब जी, मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या कहे साहब जी आपने, सी करंट के वापसी का मार्ग अनर्थ नहीं हो जाएगा। बताइए बिट्टू बाबू, आप तो इतने मेधावी और विद्वान छात्र हैं, आपकी विद्वता की प्रशंसा तो विदेशों में भी होती है, और तब आप ऐसी बात करेंगे। अगर मेरा ये मोटा वाला पिन रिटर्निंग देगा तो न्यूट्रल क्या करेगा, न्यूट्रल क्या करेगा। हमारे तो 3 पिन में एक पिन मेरा न्यूट्रल है, एक पिन मेरा लाइन है, फेज है, तब ना आपका 3 पिन का सॉकेट बना है जी। तो फेज से मेरा सप्लाई जा रहा है और न्यूट्रल से मेरा रिटर्निंग आ रहा है। यह क्या कर रहा है, जरा बताइए, यह क्या कर रहा है, ये तो सुरक्षा न दे रहा है। इसको खोल भी दीजिएगा तो सप्लाई आपका चालू रहेगा, रिटर्निंग नहीं करता है। ऐसा अनर्थ बात कभी कल्पना मत करिए बिट्टू जी, है ना। यह ऑपरेटर की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा करने का काम करता है, समझिए कि नहीं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। और यहां मैंने बताया है 33 से 66 एक्स्ट्रा हाई टेंशन, 1000 तक लो टेंशन, 11 के भी 1000 से 11 के भी हाई टेंशन, 22 से 33 आपका जो है यह किसके अंदर आ जाएगा, यह भी आपका सुपर टेंशन के बीच में ही स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन 66 132 सबसे क्या होता है, ऊपर होता है। क्या होता है, 66 100, समझिए कि नहीं, 66 132 सबसे ऊपर के रेंज का वह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूप गुणांक मान शीर्ष गुणक के बराबर किसमें होता है, वाह, के एफ फॉर्म फैक्टर। यह होता है आपका आरएमएस वैल्यू बटा आपका एवरेज वैल्यू, और आपकी पीक फैक्टर केपी होती है मैक्सिमम वैल्यू बटा आपकी साहब जी आरएमएस वैल्यू, ये होता है, ठीक है। और ये दोनों बराबर होता है किस वेव में जी, स्क्वायर वेव में। किस में होता है, स्क्वायर वेव में। और स्क्वायर वेव में इसका मान कितना, दोनों का मान 1 1 होता है। दोनों का मान क्या होता है, 1 1 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। स्क्वायर वेव में ये दोनों का मान क्या होता है, एक समान होता है। आपातकालीन प्रकाश परिपथ में जो रेक्टिफायर है वह क्या है, कौन सा रेक्टिफायर है, तो साहब जी आपातकालीन प्रकाश परिपथ में हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं, ताकि हमारा क्या हो जाए, यह डीसी का कन्वर्जन प्रॉपर तरीके में कर पाए, बिना किसी व्यवधान के कर पाए, और हमारा सिस्टम जो है साहब जी वह संचालित होता रहे और तुरंत हमारी जल जाए। और यह आपातकालीन प्रकाश परिपथ कौन सा है, यह आपातकालीन प्रकाश परिपथ है आपका, जानते हैं, इमरजेंसी लाइट वाला सिस्टम है। क्या है, इमरजेंसी लाइट वाला सिस्टम। चलिए, कह रहा है क्रॉस फील्ड जनरेटर में पोल की संख्या 2 है, इंटर पोल कितना होगा, जल्दी बताइए।
क्रॉस फील्ड में पोल की संख्या 2 है, इंटरपोल कितना होगा? तो साहब जी इंटरपोल क्या होता है? तो मेरा इंटरपोल होता है साहब जी 2 इंटू पी, तो यानी 2 गुना 2 बराबर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉस फील्ड जनरेटर है इसीलिए ऐसा हुआ है। चलिए साहब, एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इसका जवाब तो आपको ही देना है। इकाई धनावेश को कहां से कहां तक ले जाने के लिए, इकाई धनावेश को साहब ध्यान रखिएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। तो इकाई धनावेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो काम किया गया है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को तिगुना कर दिया जाए, यानी I का मान तिगुना कर दिया गया, ठीक है, और ऊष्मा का प्रारंभिक मान क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं H बराबर I स्क्वायर R होता है, तो 3I का स्क्वायर इंटू R बराबर 9I स्क्वायर R, मतलब क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलम प्रति इकाई वोल्ट, याद रखिएगा कूलम प्रति वोल्ट क्या होता है? बताइए साहब, कूलम प्रति वोल्ट को क्या लिखेंगे? Q बाय V लिखेंगे, यानी आवेश अब बटा आपकी वोल्टेज क्या होता है? QC इक्वल टू Q बाय V होता है। क्या होता है? C इक्वल टू Q बाय V होता है। तो हम लोग कैपेसिटेंस लेंगे। क्या लेंगे? कैपेसिटेंस लेंगे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी चारों किताब हैं, चाहे आप 2025 के एलपी के लिए फॉर्म भर चुके हैं, उसके लिए सोच रहे हैं, या वर्तमान परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं, हमेशा की तरह रुक्मिणी प्रकाशन के माध्यम से ये पुस्तकें आपके बीच उपलब्ध हैं। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की ये बुक, फिर हमारी इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए आईटीआई ट्रेड थ्योरी की बुक जिसको फॉलो आप कर रहे हैं, फिर आईटीआई ट्रेड थ्योरी ऑटोमोबाइल, यहाँ पर डीजल मोटर ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सभी बच्चों के लिए है। फिर आपका आईटीआई ट्रेड थ्योरी मैकेनिकल, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर और प्लम्बर के लिए है। साथियों, ये सभी किताबें फ्लिपकार्ट, अमेजन और मार्केट में उपलब्ध हैं। आप इसके माध्यम से जमकर पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सौर सेल की वोल्टेज का रेंज, तो हमारा एक सेल जो है आपका सोलर सेल का कितना वोल्टेज उत्पन्न कर पाता है? जल्दी बताइए। तो एक सेल जो है 0.5 वोल्ट उत्पन्न कर पाता है। अब धीरे धीरे मान हम लोग बढ़ाने में कामयाब हो गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कहां से फॉर्म भरें इसके बारे में बताएंगे, लेकिन फॉर्म कहां से भरें ये जोन का चयन जो है आपको अपने मन मस्तिष्क से करना चाहिए, क्योंकि इसी में थोड़ा मिस होने के कारण बहुत सारे टेक्नीशियन के बच्चे 87 तक रॉ मार्क्स लाने के बावजूद नहीं चयनित हो पाए। अगर वह गुवाहाटी छोड़कर किसी और जोन में भरे होते तो शायद उनका सिलेक्शन हो जाता। तो जोन का चयन करना पब्लिकली नहीं, उसको साफ प्राइवेटली करिए। 2-3 जोन आप अपने से सही दिमाग में फिट कर लीजिए, एनालिसिस ले लीजिए, और तब उस 2-3 में से कोई एक पर फाइनल डिसीजन लेने का काम करिए गंभीरता से, तब जाकर के बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए साहब, सौर सेल का प्रतिरूपी वोल्टेज कितना हो गया? वर्तमान में तो 0.5 हो गया, और इसकी इफिशिएंसी जो है वह 17 से लेकर के आपका 23% के बीच अभी है। हालांकि मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन 2 तरह का होता है। ठीक है ना, क्या होता है? मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन 2 तरह का होता है। अब हम लोग ज्यादातर मोनोक्रिस्टलाइन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जो ब्लैक वाला है उसकी क्षमता भी अच्छी होती है।
सीसा एसिड सेल रिचार्जेबल होता है, क्यों साहब? क्योंकि इसकी रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं? रिवर्सिबल होती है। क्या होती है? इसकी रासायनिक क्रिया रिवर्सिबल होती है। ये सेकेंडरी टाइप का सेल है और आप इसको बिल्कुल बड़े आराम से चार्ज करके दोबारा इस्तेमाल करने में कैपेबल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सर्वाधिक प्रयोग लेड एसिड का ही हो रहा है। लेड एसिड के एक सेल से हमें कितनी वोल्टेज प्राप्त होती है? 2 वोल्ट या 2.2 वोल्ट तक की वोल्टेज हमें प्राप्त होती है एक सेल से। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करके बैटरी बनाएंगे तो उसमें वोल्टेज का मान बहुत ज्यादा हमारा बढ़ जाएगा। और आपको याद रखना है कि सीसा एसिड में H2SO4 का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में साथियों करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक बैटरी से 10 घंटे तक लगभग कितनी धारा निकाली जा सकती है? जल्दी बताइएगा साहब, कितने का है? 3 AH का है। 3 एम्पियर आवर का मेरा बैटरी है और 10 घंटे तक आप कितना धारा निकाल सकते हैं? तो 10 घंटे तक धारा निकालना है तो ध्यान रखिएगा साहब जी, हमारी करंट क्या हो जाएगी? AH बटे आवर। तो आप 3/10 कर दीजिए, 0.3 एम्पियर की करंट अगर आप 10 घंटे तक लेंगे तब जाकर के यहां पर आपका क्या होगा? तो वह काम बन पाएगा और आपकी 10 घंटे तक सप्लाई आपको मिलती रह जाएगी। ये ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगी? मिलती रह जाएगी। 12 वोल्ट का कोई टेंशन नहीं लेना है। हमको AH कैपेसिटी मालूम है, आवर मालूम है, तो AH बटे आवर करके बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कई बार आसान रहता है, बट उसको आप पढ़ते हैं, देखते हैं तो लगता है कि बहुत कठिन है और फिर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगला प्रश्न है, क्या बिजली के तार स्ट्रैंड के फ्रैक्चर का कारण है? बिजली के वायर स्ट्रैंड का डैमेज हो जाना, फ्रैक्चर हो जाना, तार का बिखर जाना, इसका मुख्य कारण क्या है साहब जी? तो इसका मुख्य कारण आप ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य कारण है साथियों, आप सभी लोगों को याद रखना है कि अत्यधिक ऐंठन, मैक्सिमम क्रिम्प कर देना। बहुत ज्यादा ऐंठ दीजिएगा तब गड़बड़ा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अभिषेक जी ने कहा है, मेरे मोर देन 3 डिफरेंट टेस्ट सीरीज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इनरोल किया है और मेरा स्कोर 78 से 89 तक जा रहा है। मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज गाइड मी सर। जब 78 से 89 आपका स्कोर जा रहा है तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? आपकी तैयारी तो मजबूत है साथियों, आप तो काफी अच्छी स्थिति में हैं। अब इससे ज्यादा नंबर की क्या आवश्यकता आपको है? आपका सिलेक्शन कोई रोक सकता है क्या? आप अपने आप पर भरोसा रखिए, विश्वास करिए, रिवीजन करिए, समय मत बर्बाद करिए, मन के वहम को दूर करिए, निश्चित सिलेक्शन होगा। एकदम जम के परीक्षा के लिए तैयार रहिए और अपने अंदर भरोसा विश्वास रखिए साहब। इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपका सिलेक्शन रुकेगा। बस बहुत है, बहुत अच्छा मार्क्स है, ठीक है। इसको मेंटेन करिए, अगले 10 दिन 12 दिन इसको मेंटेन करिए और रिवीजन करते रहिए। बस नया बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, लग को केबल के समापक सिरे पर लगाया जाता। सही बात है, हमारे केबल में आपने यहां से क्या किया है, इंसुलेटिंग मटेरियल को हटा दिया और वायर्स जो हमारी केबल के अंदर है उससे हम कपल करना चाहते हैं, कनेक्शन करना चाहते हैं किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स में, वहां नट बोल्ट है तो फिर वहां कनेक्शन नहीं बन पाता है। तो इसके लिए हम लोगों को लग लगाना पड़ता है और लग प्राय उस मटेरियल का ही लेते हैं जिस मटेरियल की हमारी कंडक्टर होती है, तार होती है। समझ गए? एल्युमिनियम का कंडक्टर है तो एल्युमिनियम का लेंगे और कॉपर का है तो कॉपर का लेंगे। और लग को टाइट करने के लिए क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। क्या किसका यूज करते हैं? क्रिम्पिंग टूल का। और लग के प्रयोग से प्रॉपर कनेक्शन हमारी बन पाती है डिफरेंट एलिमेंट से जहां पर आप केबल को जोड़ना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए साहब, विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? साहब जी यहां कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट की जो फिनोमेना हो रही है वह फिनोमेना किस हिसाब से हो रही है, किसके वजह से हो रही है? हम सब जानते हैं I बराबर Q/T होता है। समय के साथ चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यह आवेश इसके लिए जिम्मेदार तत्व है। आवेश के वजह से ही हम धारा की कल्पना कर सकते हैं। अगर यह आवेश नहीं होगा तो हम कल्पना कभी भी धारा की कर नहीं सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा साहब जी, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है, तेल, ग्रीस और पेंट में लगी आग, ये सारी आग जो है क्लास बी की आग होती हैं और इसको हम लोग ऑयल फायर के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में कहिए तो तेलीय आग के नाम से जानते हैं। इस आग को बुझाने के लिए हम लोगों को साहब जी फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्यूशर या नहीं तो CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? फोम का या नहीं तो CO2 का करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है? सही उत्तर है। क्लास सी में हम लोग LPG या नहीं तो इलेक्ट्रिक वायर में लगी आग को लेते हैं, इसके लिए CTC सबसे बेस्ट होता है। क्लास डी में मेटालिक फायर है और इलेक्ट्रिक फायर है, इसके लिए भी CTC, CO2 और बालू का प्रयोग करते हैं। क्लास ए कार्बोशियम फायर है, लकड़ी, कोयला, कागज, कपड़ा में लगी आग है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं साहब जी? ध्यान रखिएगा, तो इसके लिए हम लोग गंभीरता पूर्वक ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम लोग पानी का यूज करते हैं, बालू का यूज करते हैं और जरूरत पड़ी तो हम CO2 का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला साहब जी, निम्नलिखित में कौन से सुरक्षा प्रोग्राम के मानों के संबंध में सही है? तो 5E जो है वह हमारे लिए काफी सही है और इस 5E में पहला E क्या है? पहला E है एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। मतलब आपको ज्ञान, शिक्षा होनी ही चाहिए, तभी आप किसी काम को अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा है इनकरेजमेंट। दूसरा क्या है? इनकरेजमेंट। दूसरा क्या है? इनकरेजमेंट। तीसरा देख लीजिए, प्रोत्साहन। किसी ने अच्छा काम किया तो उसको प्रोत्साहित करिए कि नहीं भैया अच्छा काम कर रहा है, तुम्हारा सही है। और तीसरा है इंजीनियरिंग, मतलब आपके अंदर कौशल जो है, तकनीकी कौशल, वो बेहतर होनी चाहिए। चौथा हमारा है इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन। क्या है? इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन। और पांचवा जो ई है वह आपका है इवैल्यूएशन, यानी जो भी निर्णय आया है उसको आत्मसात करना है और तब जाकर के रिसर्च पैरामीटर्स को ध्यान में रख के चलना है। यानी आपके 5E का जो सुरक्षा का मेरा प्रोग्राम है उसमें सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा इनकरेजमेंट, तीसरा इंजीनियरिंग, चौथा इन्फोर्समेंट और पांचवा इवैल्यूएशन है। इन सभी 5 चरणों के माध्यम से आप अपनी क्या कर सकते हैं? क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं, साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीजों को सही मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। फिर आपके बीच 2 बजे उपस्थित होंगे अगले दिन 24वें नंबर टेस्ट को देकर। इस टेस्ट से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर RRB ALP सेशन 2 की टेस्ट उपलब्ध है और उससे जुड़कर आप इस टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए साहब।